Welcome to all of you in our YouTube channel Sure Success A Learning Point। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के सेकेंड लेक्चर की। सेकेंड लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, क्या क्या डिस्कशन करेंगे, वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो लास्ट लेक्चर में यानी कि फर्स्ट लेक्चर में जो हमने आपको बताया था वो ये था केमिकल चेंज और फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे हम केमिकल चेंजेस को पहचान सकते हैं। तो आइए बात करते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। और अगर मैं कहूँ कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंजेस दोनों सेम चीज़ें हैं तो ये सही होगा कहना, बिकॉज़ केमिकल रिएक्शन में भी न्यू प्रोडक्ट बनता है, केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है और किसी केमिकल चेंज में भी यही सारे फिनोमेना हुआ करते थे। आइए फिर भी हम इसको डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं बातों को कि किस तरह से सेम होता है एक केमिकल रिएक्शन और एक केमिकल चेंज। देखिए, सबसे पहले तो हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है, मतलब केमिकल रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस इंटरैक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस। तो अगर आप बात करें केमिकल चेंज की तो वहाँ भी ऐसा ही कुछ होता था, वहाँ भी न्यू सब्सटेंस बनता था जिसका कि केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ करता था। क्या है केमिकल रिएक्शन? अ केमिकल रिएक्शन is a process in which new substance in which one or more substance interact to each other and form new substance। क्या बनाता है वो? न्यू सब्सटेंस बनाता है, न्यू सब्सटेंस। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि एक केमिकल रिएक्शन होती क्या है। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें कि वन और मोर सब्सटेंस आपस में इंटरैक्ट करके एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। इसको एक और तरीके से समझा जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को। क्या है? इट इज़ अ फिनोमिना in which bonds are break of reactant and new bond form in a product तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन? जिसमें कि हमें नया सब्सटेंस मिलता हो या फिर जिसमें कि रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं किसी प्रोडक्ट के, तो इन्हें ही हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ जिससे आपको और क्लियर होगा कि हाँ, इसमें नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। ये देखिए, अब इसमें क्या है, इस एग्ज़ाम्पल में अगर रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है और यहाँ पर क्लोरीन और क्लोरीन के बीच बॉन्ड है। लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है वहाँ पर अगर आप देखते हो तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच बॉन्डिंग हो जाती है। तो इसे ही हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और अगर ऊपर की ओर देखें तो टू और मोर सब्सटेंस इंटरैक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस। देखिए, यहाँ नया सब्सटेंस बन रहा है, इसी को हम कहते हैं क्या? केमिकल रिएक्शन। और एक बात,
कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को भी जान लीजिए कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके जो आपस में इंटरैक्ट करते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं, और आफ्टर द रिएक्शन जो सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट कहेंगे ना, जो सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं। आपस में इंटरैक्ट जो करते हैं किसी रिएक्शन में उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं, और फाइनली जो हमें सब्सटेंस मिलता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं, ये भी जान लीजिए। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को समझिएगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन को शो करने के लिए हम कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और फार्मूलों का यूज़ करते हैं, उन्हें केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ऐसे बोल करके किसी भी केमिकल रिएक्शन को बताया जाना थोड़ा सा लेंदी होता है, इसलिए हम यूज़ करते हैं एक नए टर्म का जिसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। आइए समझते हैं अब कि एक केमिकल इक्वेशन क्या होती है। क्या है केमिकल इक्वेशन? इट इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इट इज़ अ symbolic representation of a chemical reaction। या हम इसको ये भी कह सकते हैं, इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विथ सिंबल एंड फार्मूला। यहाँ मैंने फार्मूला लिखा भी नहीं है, तो आप इसको इस तरह से अच्छे से कह सकते हैं कि इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विथ सिंबल एंड फार्मूला, उसे ही हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। आइए देखते हैं कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कहें सिल्वर नाइट्रेट ने पोटेशियम क्लोराइड से रिएक्शन की, तो यहाँ पर आएगा सिल्वर क्लोराइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। नाम आपने देना सीखा होगा क्लास 9th में, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट ऐसे कहते हैं। अब एक बात समझिए यहाँ पर कि किसी रिएक्शन में इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया, रिएक्टेंट है और वहाँ पर प्रोडक्ट बना। अगर इसी को हमें बोलना हो तो हम क्या कहेंगे? सिल्वर नाइट्रेट पोटेशियम क्लोराइड के साथ द्विविस्थापन अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है। अब ये द्विविस्थापन क्या है वो आगे बात करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसी सारी बातें हमें लिखनी पड़ेंगी। इसको लिखने से अच्छा बेहतर क्या था कि हमने एक इक्वेशन के थ्रू दिखा दिया। ऐसे ही एक इक्वेशन में हमको बहुत सारी चीज़ें भी देखने को मिलती है। अगर हमें वो नोन होती है कि हाँ ये किस फॉर्म में है, तो हम उसको लिख दिया करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम कहें इसके स्टेट को बताने के लिए और ये सारी चीज़ें, तो हमें किसी केमिकल इक्वेशन में देखने को मिल सकती है। जैसे कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, जब इसको हीट किया गया तो CO2 गैस मिली, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन से हमको वहाँ पर स्टेट का भी पता चलता है कि उसकी स्टेट क्या है, अगर हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो आइए अब देखते हैं कि कुछ रिप्रेजेंटेशन जो किसी केमिकल इक्वेशन में यूज़ किए जाते हैं और हमें दिखाई देते हैं, तो हमें उनका मतलब भी पता होना चाहिए। देखिए क्या, अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है तो उसके लिए हम S का यूज़ करते हैं उसको बताने के लिए। अगर किसी सब्सटेंस वो रिएक्टेंट भी हो सकता है और प्रोडक्ट भी हो सकता है। अगर किसी सब्सटेंस की जो स्टेट है वो लिक्विड है तो उसे L से, अगर किसी सब्सटेंस की स्टेट गैसियस है तो उसे G से दिखाते हैं, या फिर ऊपर ऐसे तीर दिखा देते हैं। अभी मैं आपको कई बार इस तरह ही बताऊंगा, G नहीं लिख करके ऊपर दिखा दूंगा तीर, हाइड्रोजन गैस का निकलना, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, ऐसी बहुत सारी तो दिखा देंगे तीर। अगर कोई एक्वस मीडियम में है, वाटर कह सकते हैं, अगर वाटर है तो वाटर के लिए हम यूज़ करते हैं AQ, क्योंकि वाटर तो भले लिक्विड है, वाटर एक लिक्विड ही है, पर अदर लिक्विड्स के लिए हम L, और वाटर अगर है तो AQ यूज़ करते हैं। ऐसे ही अगर हमको हीट को रिप्रेजेंट करना है, अभी मैंने दिखाया था, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइट को रिप्रेजेंट करना है तो
HNU से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कुछ सिंबल हैं और भी बहुत सारे हैं। जैसे हमको प्रेसिपिटेट को रिप्रेजेंट करना है, मैंने लास्ट लेक्चर में प्रेसिपिटेट के बारे में भी आपको बताया है, आपको याद होगा। उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं नीचे की ओर तीर बनाकर। और अगर आपको रिवर्सिबल रिएक्शन बतानी है, रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में भी बताया है लास्ट लेक्चर में, तो वो ऐसे रिप्रेजेंट होता है दोनों तरफ से तीर। और अगर यही इरिवर्सिबल हो तो इरिवर्सिबल के केस में हम सिंपली एक ऐसे तीर बनाते हैं। तो लाइट का केस समझ गए, हीट का, वाटर का, गैस का, लिक्विड का, सॉलिड का। ये कुछ सिंबल है जो दिखाए जाते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन में। ऐसे ही और सिंबल हैं जो आपको आगे मतलब रिएक्शन करते समय दिखते रहेंगे, तो मैं आपको बता दूंगा कि वो कैसे हैं, वो क्या चीज़ें हैं। आइए अब हम एक और लास्ट टर्म समझते हैं इस पूरे लेक्चर का, और वो क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। वो जो टर्म हमें समझना है उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? आइए ज़रा गौर करते हैं। देखिए, जब आप किसी इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिखते हैं, सपोज़ कि हमने कार्बन को ऑक्सीजन के लेस अमाउंट में हीट किया और हमको CO मिला, तो आप देखते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट की साइड में जितने मॉलिक्यूल हैं या एटम है वो प्रोडक्ट के साइड में नहीं है। अगर कभी ऐसा होता है कि दोनों साइड्स के जो मॉलिक्यूल है वो आपस में बराबर ना हो या एटम बराबर ना हो, तो उसे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। और अगर ये बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, सपोज़ यहाँ पर देखिए इक्वल मैंने कर दिया, ये 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन, ऑक्सीजन के एटम 2 हैं, 2 एटम है यानी एक मॉलिक्यूल है, तो इसे कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको हम करना सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे करें बताएंगे। लेकिन अगर आपको मैं कहूँ तो ये सिंपल लैंग्वेज में आप एक ऐसी डेफिनेशन दे देते हो, पर अगर साइंस की लैंग्वेज में कहें तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, अ केमिकल इक्वेशन विच फॉलो द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन जो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का फॉलो करती है उसे कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आप सोच रहे होंगे सर लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या है? तो सिंपली ये है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ये कहता है कि ना तो मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही उसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अगर मैंने जो पहली केमिकल इक्वेशन आपको लिखाई है या लिखाई थी पहले अभी, उसमें आप देख पा रहे थे कि यहाँ पर ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल था वो एटम था, वो 2 था, या मॉलिक्यूल कहें 1 था, पर यहाँ ऑक्सीजन का एक ही एटम था। इसका ये मतलब है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाते जाते एक ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय हो गई, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी उसमें ऐसा ही कुछ रहेगा, इसका मतलब वो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का फॉलो नहीं कर रही है, वो अनबैलेंस्ड है। और जो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का फॉलो करेगी, मतलब जो रिएक्टेंट में है उतना ही प्रोडक्ट में रहना चाहिए, यानी ना तो नष्ट हुआ है और ना ही क्रिएट हुआ है, इसे ही हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आइए एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। सपोज़ कि हमारे पास है ZnSO4, हमने इसकी रिएक्शन करा दी सोडियम से, तो ये दे देगा सोडियम सल्फेट, मतलब जिंक सल्फेट से ये दे देता है सोडियम सल्फेट। ये गैस को दिखाता है, हाइड्रोजन गैस नहीं, हाइड्रोजन नहीं है, जिंक है। अगर मैं वहाँ हाइड्रोजन H2SO4 लिखता तब वो हो जाती। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर देखिए Na2 है और वहाँ ZnNa2, देखिए यहाँ Na2 है, यहाँ Na है, तो इसका मतलब एक Na प्रोड्यूस हो गया है, अभी तो डिस्ट्रॉय हो रहा था उधर वाले में, और इस वाले में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि Na आपका प्रोड्यूस हो गया है। इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन है वो अनबैलेंस्ड है।
ये जो इक्वेशन है वो अनबैलेंस्ड है और लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का फॉलो नहीं कर रही है। मतलब कि इसको लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का फॉलो अगर हम करा दें तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये रिएक्शन पॉसिबल है और ये रिएक्शन बैलेंस्ड भी है। बैलेंस्ड कैसे किया जाता है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में बताऊंगा और समझाऊंगा कि किसी इक्वेशन को आप बैलेंस्ड कैसे करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इस लेक्चर को अच्छे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज़ अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में जब आपको ये जानना होगा कि बैलेंस्ड कैसे करें केमिकल इक्वेशन को, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब हम वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।